भाषा और व्याकरण। तो ये है हमारा पार्ट 1 क्लास 4 हिंदी ग्रामर। तो चलिए आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा समझिए। तो भाषा क्या होती है? मन के भावों की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाषा। और जो भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो आज हम भाषा और व्याकरण के विषय में जानेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में। तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमें किसी से कुछ कहना होता है तो कैसे बोलेंगे? कुछ ना कुछ बोलकर ही बोलेंगे ना, तो वो बात कोई ना कोई भाषा में ही होगी। तो जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कुछ कहकर ही कहते हैं, है ना। आप अपनी मम्मी से कुछ भी मांगते होंगे तो कुछ बोलकर ही मांगते होंगे, ये तो नहीं है कि बोलते नहीं हो और ऐसे मिल जाता है। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो वो कोई ना कोई भाषा में ही बोला जाता है। तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार को समझता है। तो जब हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? वो करते हैं हम भाषा के माध्यम से। बिना भाषा के कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे जानवरों की भाषा हमें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनकी भाषा हम नहीं समझते हैं। लेकिन इंसानों की भाषाएं हमें समझ में आ जाती है। तो इसी प्रकार से भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचार समझते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, यानी कि जो भी आप बोलकर कहते हैं वो कौन सी भाषा के द्वारा होता है? वो होता है मौखिक भाषा। और दूसरी होती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? लिखकर। तो जब हम कुछ भी लिखकर किसी को समझाते हैं तो वो लिखित भाषा के द्वारा। तो समझ में आ गया कितने रूप हो गए हैं? 2 रूप हो गए हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब है मौखिक भाषा। तो जब हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौखिक भाषा। देखिए मौखिक भाषा, नेताजी क्या कर रहे हैं? बोलकर भाषण दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को कहानी कैसे सुना रही है? बोलकर सुना रही है। और आपस में बातचीत कैसे करते हैं? बोलकर करते हैं। तो ये कौन सी भाषा का रूप हो जाएगा? ये हो जाएगा मौखिक भाषा का रूप। अब देखिए दूसरा रूप लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो देखिए इसका रूप पोस्टर क्या है? पढ़ना। तो पोस्टर बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है? लिखा हुआ पढ़ रहा है। समाचार पत्र पढ़ना। तो समाचार कैसे पढ़े जाते हैं? जो लिखे हुए होते हैं वही समाचार पढ़े जाते हैं। इसके बाद लिखकर बताना। तो जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? वो लिखकर बता रही है। तो ये किसका रूप हो गया? ये हो गया लिखित भाषा का रूप। तो कभी कभी हम जो है न बोलते हैं और न ही लिखते हैं, बल्कि अपनी भाषा संकेतों के द्वारा समझाते हैं। परंतु संकेतों का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम आमने सामने हो। तो संकेतों की भाषा कब समझा सकते हैं? जब हम आमने सामने हो। यदि हम आमने सामने नहीं होंगे तो वो भाषा हम दूसरे को नहीं समझा सकते। तो दूर बैठे लोगों के से संकेतों द्वारा बात नहीं हो सकती, इसलिए इसे भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। और पशु पक्षी भी अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन ये केवल ध्वनियाँ मात्र होती है, क्योंकि उनको हम समझ नहीं पाते हैं तो इन्हें भी भाषा नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए मान्य रूप से 2 ही भाषाएं हैं। अब देखिए संसार एक भाषाएं अनेक, यानी कि संसार तो एक है लेकिन यहाँ पे भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं। तो संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और पढ़ी और लिखी जाती हैं। तो प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। जैसे जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी, इंग्लैंड की अंग्रेजी। तो सभी देश, जितने भी देश हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की विभिन्न स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत के भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया। तो इन सब अलग अलग प्रदेशों में क्या भाषाएं बोली जाती है? जैसे जहाँ का प्रदेश है वैसी वहाँ की भाषा है। लेकिन भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो समझ में आया। और अंग्रेजी अनेक देशों में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अभी तक तो हमने जाना भाषा के बारे में, अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? तो भाषा के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं, तो हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग निश्चित चिन्ह होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिपि। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती भाषा इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। तो इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है।
बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला लिपि में है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि में है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में है तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया लिपि क्या होती है। तो भाषा को लिखने का जो माध्यम होता है उसे हम लिपि कहते हैं और हर भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। तो समझ में आया लिपि क्या होती है। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, पहले ये यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो क्या ये आपको सही लग रहा है। अब देखिए तुम्हारा है घर कहाँ, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, सेंटेंसेस हैं लेकिन ये इधर उधर हो रहे हैं। तो चित्रों में दिए गए वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि ये वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं हैं। तो ये वाक्य कैसे हैं, ये वाक्य हैं हमारे अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे आइसक्रीम खानी है और दूसरा है तुम्हारा घर कहाँ है। तो इस अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना सीखते हैं। तो इसको क्या परिभाषित करेंगे हम इसको परिभाषित करेंगे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को ठीक प्रकार से बोलना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। तो किसके माध्यम से करेंगे, वो करेंगे हम व्याकरण के माध्यम से। अब आगे देखते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर देखिए किसी बात को संकेतों द्वारा समझना क्या होता है, वो होता है कठिन। संकेतों द्वारा कठिन ही होता है ना समझना। डैश विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो क्या है, वो है हमारी भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है या साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो भारत में सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है, क्योंकि यह है जो है सभी भाषाओं की जननी है। अब देखिए दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी। अब है बांग्ला। बांग्ला की क्या है, बांग्ला ही है। गुजराती की देवनागरी है और अंग्रेजी की रोमन। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की पोशाक हैं। तो अलग अलग पोशाक हैं तो ये अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पंजाबी है, उसके बाद तमिल है और उसके बाद है हमारी राजस्थानी और गुजराती और मलयालम। तो ये हैं अलग अलग प्रकार की पोशाकें और अलग अलग राज्य। तो बच्चों समझ में आया, आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहें और शुरू से आपका ज्ञान में वर्धन होता रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे और आप हिंदी व्याकरण ठीक प्रकार से पढ़ और लिख सकें।